आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। रामपुर और आजमगढ़ के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में बहुत बड़ा झटका दिया है। इस चुनाव में अखिलेश यादव के हार के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मुस्लिम वोट का बढ़ जाना माना जा रहा है। और इन नतीजों से यह भी साफ है कि आजमगढ़ और रामपुर में मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी समाजवादी पार्टी से कम नहीं हुई है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं रामपुर में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो आजमगढ़ में करीब 23% मुसलमान और 26% के करीब यादव हैं। यानी जिस एमवाई समीकरण के कारण अखिलेश इन सीटों को अपना गढ़ मानते थे, वो किला ध्वस्त हो गया। सवाल यह कि आखिर मुस्लिम वोट कहां बटा। आजमगढ़ में तीसरे नंबर पर रहे बसपा के गुड्डू जमाली ने मजबूती से चुनाव लड़ा। मुस्लिम चेहरा होने का फायदा मिला। पिछले चुनाव से करीब 2% वोट भी ज्यादा मिले और माना यह जा रहा है कि आजमगढ़ में एसपी का मुस्लिम वोट बीएसपी को मिला। रामपुर में मायावती ने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन अखिलेश आजम के अंदर खाने मनमुटाव का फायदा बीजेपी को मिल गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उपचुनाव में मायावती ने अखिलेश का खेल बिगाड़ दिया या मुसलमानों का अखिलेश से मोह भंग हो चुका है और मायावती मुसलमानों की पहली पसंद बन गई हैं। आज इसी मुद्दे पर महाबहस होगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या हाथी ने रोकी साइकिल की रफ्तार। सारे सौर समाज ने मुझे वोट दिया है और मुस्लिम समाज ने तो रिकॉर्ड तोड़। मैं बार बार कहूँगा कि ये ज़रूर देखें, अरे इनके नेता को ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो इनके समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं ना, अपना मोहल्ला नहीं जिता सके। मुसलमानों को साथ लाने में मायावती रही कामयाब। जनरल असेंबली इलेक्शंस, उसमें मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगा कि बहुजन समाज पार्टी कहीं चुनाव लड़ी है। और ऐसे में अगर मायावती जी एक बहुत मंझी हुई राजनीतिक हैं और अगर ऐसा कोई उनका स्टेटमेंट है तो कहीं ना कहीं उन्होंने डेटा एनालिसिस की होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने मंथन किया होगा। माया की रणनीति अखिलेश पर पड़ी भारी। समाजवादी पार्टी के नेता 2022 में जो उन्होंने काम किया उससे इन्होंने सीख नहीं लिया। बाई इलेक्शन में अंतिम दिन रामपुर और आजमगढ़ पर्चा भरवाया। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। अखिलेश से मोहभंग, माया मुसलमानों की पहली पसंद। मान्यवर काशीराम जी की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी आज वो अपने मिशन से भटक गई है। जिस तरीके से मायावती जी की भूमिका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रही, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया, जिस तरीके से लोकसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका रही है, समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और बसपा के इस गठजोड़ को जनता के सामने रखने का काम करेगी। एम फैक्टर से गढ़ में साइकिल पंचर। उसे अपने हार में अलग अलग बहाने ढूंढने की आदत पड़ गई है। आजमगढ़ को लेकर वो कह रहे हैं कि बसपा का उम्मीदवार लड़ा इसलिए हम चुनाव हार गए। रामपुर में कह रहे हैं कि बसपा ने चुनाव नहीं लड़ाया इसलिए हम हार गए। तो असल में समाजवादी पार्टी को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चुनाव क्यों हार गई। माया ने बिगाड़ा अखिलेश का खेल। और महाबहस में चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सपा का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, बसपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुजीत सम्राट है और अब से थोड़ी देर बाद में भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सैयद नजीम अली एआईएमआईएम समर्थक भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सवाल सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आपसे यही, एक तरफ तो आजमगढ़ और रामपुर जो कि आपके लिए प्रतिष्ठा का विषय थे, वो दोनों हाथ से निकल चुके हैं। हार की समीक्षा हुई तो उसमें बसपा का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर निकल करके सामने आ रहा है। रामपुर में कैंडिडेट नहीं उतरा, आजमगढ़ में उतरा तो उसने आपके वोट बांट लिए, खासतौर पर माइनॉरिटी और मुस्लिम वोट। तो अब आपको लग रहा है कि अब माइनॉरिटी के इकलौते खेवैया अब नहीं रही है समाजवादी पार्टी। क्या मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है? मुसलमान अपना ऑप्शन देख रहा है, या तो वो बसपा में शिफ्ट हो रहा है या जहां कैंडिडेट नहीं है उसका फायदा भाजपा को हो रहा है। देखिए, एक चीज़ मान के चलिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने धोखा तंत्र, हेरा फेरी तंत्र और मशीनरी का दुरुपयोग तंत्र
जिस तरह से उसका उपयोग किया और जिस तरह से आपने देखा वोटिंग परसेंटेज कम हुई और बी टीम वाले भी आके नाइट वॉचमैन की तरह बैटिंग करने लगे। अच्छा, बी टीम तो मतलब? सवाल ये उठता है अनुराग जी थोड़ा क्लियर करके चलते हैं। बी टीम भी आ मतलब? जाएगी, सी टीम भी आ जाएगी। सुन तो लीजिए, मैं पूरी कर लूं, फिर आप मेरी बात पूरी कर लूं, फिर आप पूछ लेना बी टीम सी टीम का मतलब। अच्छा, तो जब बी टीम सी टीम धोखा तंत्र, हेरा फेरी तंत्र, प्रशासन का तंत्र का मिसयूज शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद कहेंगे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे भाई, आप पूरी ताकत लगाते हो, सारी चीजों को आप अपने हिसाब से लेते हो, तब मुश्किल से आप 4,500 वोट से जीतते हो, कहते हो हम जीत गए। इतनी ताकत लगाने के बाद पूरा तंत्र तो थोड़ी सी ताकत यदि आपकी सीनियर लीडरशिप लगा देती तो इस गैप को पाटा जा सकता था, नहीं अनुराग जी? सुन लीजिए नहीं, थोड़ा पूछने भी दीजिए ना अनुराग जी। वो मैंने तो नहीं बोला कि यहाँ पे नड्डा जी क्यों नहीं आए थे। सुन तो लीजिए, मैंने नहीं बोला कि आपको नड्डा जी यहाँ नहीं, अब तो नतीजे आ गए, अब तो नतीजों से आगे बहस हो रही है ना। 4,000 का गैप जो आप बता रहे हैं, उस गैप को भरा जा सकता था। हाँ, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही, दिक्कत तो ये है। अच्छा, हर बात में आप टोकेंगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मुझे टोक नहीं रही, जो वाजिब सवाल है अनुराग जी वो तो आएगा ना सामने। मुझे बीजेपी की बैटिंग करना, मैं चुप हो जाता हूँ। जब आपकी बैटिंग हो जाए तो आप बता देना। देखिए, बैटिंग बॉलिंग की बात नहीं चल रही, आप उस पिच की बात करिए, ये आत्ममंथन करिए। उस पिच पर अब सपा कहाँ है? आप अपनों में भी गिर गए, आप गठबंधन से भी गिर गए। देखिए, ओपी राजभर एक बार फिर से कह रहे हैं, पल्लवी पटेल फिर से कह रही है एसी में बैठकर राजनीति नहीं होती। आप स्टंप हो रहे हैं और आप बैटिंग के जा रहे हैं, तो मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा जो आपको सवाल पूछना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का यहाँ पे तानाशाही रवैया अपनाया, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। आप देखिए, रामपुर में आईडी फाड़ दिए, वोटिंग वो बेचारा वो अपना आई कार्ड लेके जाते तो कहते आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड लेके जाते कहते वोटिंग कार्ड लाओ। माने किस तरह से तंग किया गया, किस तरह से वहां पे प्रशासन ने अपना जो कहते हैं ना जिसका दुरुपयोग हुआ। 37% वोटिंग, सोचिए आप, 37% वोटिंग डलवा के आप कह रहे हो कि हमने लोकतंत्र पे ये हावी हुआ, लोकतंत्र पे हेरा फेरी तंत्र हावी हो गया, लोकतंत्र पे ये यहाँ पे इनका जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हावी हो गया, लोकतंत्र पे ठगतंत्र हावी हो गया। कमाल कर ठीक रहे है हैं अनुराग जी, ये लोकतंत्र पे हावी हो गए। ये आप लगातार गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर माइनॉरिटी और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर था और हमारी चर्चा आज इसी के इर्द गिर्द हो रही है कि क्या अब मुस्लिम वोट बैंक अपना ऑप्शन ढूंढने लगा है और बसपा में अब उसको वो ऑप्शन मिल रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ दानिश जी जुड़ चुके हैं, AIMIM से हैं, और फजील अहमद जी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। तो फजील अहमद जी बताइए, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में दोनों ही जगह पर मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी तादाद में रहती है, लेकिन भाजपा की ये जीत और समाजवादी पार्टी की ये हार, मुस्लिम वोटर्स ने किसको चुना है? क्या बहन जी या बसपा? सपा से शिफ्ट होने के लिए मुस्लिमों को बेहतर ऑप्शन लगने लगा है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। समाजवादी पार्टी अंकों के खेल पर बहुत दिन नहीं खेल सकती। अब उसे सिर्फ मुसलमान यादव ये करने से काम चलेगा नहीं। उसे जमीन पर उतर के अपने अस्थाई नेतृत्व, जो एक सोशल वर्क होता है, जो घटनाएं घटी, आप देखिए कानपुर की घटना हुई, इलाहाबाद की घटना हुई, एक मजबूत विपक्ष की तौर पर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, पर मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी कहीं खड़ी दिख नहीं रही। इतना ज्यादती हुई, सरकार में आप विपक्ष की भूमिका में हैं, तो मुसलमान कहीं ना कहीं तो ये बात सोचता है ना कि आखिर हम वोट दे रहे हैं तो हमें इसके बदले में क्या मिल रहा है। तो उसको भी तो अपनी लीडरशिप की तलाश करनी है कि अगर यहाँ से हमको कुछ लीडरशिप नहीं मिल रही है तो मुझे भी तो अपनी लीडरशिप चाहिए ना, जो हमारे वक्त पर काम आवे, जो हमारे सुख दुख में तो साथ यानी खड़ा कुल हो। मिलाकर आप केवल ये कहना चाहते हैं फजील जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अब तक सपा जिस एमवाई फैक्टर के भरोसे चुनाव लड़ती थी, कैंडिडेट उतारती थी, अब कम से कम उस एमवाई में से जो एम फैक्टर है उसको लेकर अब उतना आत्मविश्वास सपा के अंदर नहीं बचेगा, कम से कम इन उपचुनाव के नतीजे के बाद। दानिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी, आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आए थे और AIMIM हमेशा से कहती रही कि मुस्लिमों को अब अपने लिए पार्टी चुन लेनी चाहिए, लीडर चुन लेना चाहिए। आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब अपने लिए ऑप्शन खोज रहा है और हाल फिलहाल में बसपा इसके लिए एक मजबूत चेहरा बनकर उभर रही है?
देखिए, मैं समझता हूं कि अभी कुछ देर पहले चर्चा चल रही थी वाई फैक्टर की, तो वाई फैक्टर तो अब मुझे लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी के पास बचा है। दूसरी तरफ जो बात की जाए कि बसपा की अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का हमने पूरे पिछले जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, हमने देखा किस तरह मायावती बहन जी जो थी पूरे चुनाव से गायब थी, कहीं ना कहीं मतलब नदारद सी थी वो। दूसरी तरफ जो बात ये कही जा रही थी कि भाई पिछड़ों का, दबों का, कुचलों का, मुसलमानों की आवाज बनने की जो कोशिश थी, तो चुनाव से पहले जितने आक्रामक अखिलेश यादव नजर आ रहे थे, चुनाव के बाद उतनी ज्यादा चुप्पी उन्होंने साध ली। यहां तक कि उनके आंतरिक मतलब जो पूरा जो महकमा है पूरे समाजवादी पार्टी का, उसमें मुसलमानों में मतलब वो शुरू हो गई धीरे धीरे मर्मरिंग कि भाई जो मुद्दे हैं उन पर नहीं बोला जा रहा था। देखिए, उनके एमएलए के पेट्रोल पंप तोड़े जाए, पेट्रोल पंप जो है उसको कम से कम मुझे मानना, मैं समझता हूं तब से 22-23 एनओसीज लेने होती है राज्य की और केंद्र की, उसको भी आपने अवैध बताकर तोड़ दिया, जो उनकी अपनी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, नेता हैं। अगर वो तो यानी उनकी दानिश जी, सुरक्षा आप भी नहीं भी कर यही सकते, कहना चाहते हैं कि मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे या मसाइलों पर सपा स्टैंड नहीं लेती है, बेशक चाहे उसके कार्यकर्ता से जुड़ी हुई बात हो या फिर आवाम की बात हो, उसकी आवाज जो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी है या उनके लिए स्टैंड लेती है, अब ऐसा नहीं रह गया और ये बात अब आम जनमानस और मुसलमान समझ रहा है। आपके पास हम लौटेंगे। सुजीत सम्राट बसपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत सम्राट जी, सपा ने तो सीधे तौर पर भाजपा की जीत का विलेन जो है वो बसपा को घोषित कर दिया कि रामपुर में आपकी मदद की कैंडिडेट नहीं उतारा और आजमगढ़ में उतार करके वोट कटवा लिए। लेकिन अब जिस MY फैक्टर की यहां पर चर्चा हो रही है, एक समय था जब दलित और मुसलमान कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क किया करता था, बहन जी मुख्यमंत्री बनी और बड़े पैमाने पर मुसलमान बसपा को वोट किया करता था, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब आपको इन नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है क्या कि बसपा एक बार फिर से उसी कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ चली है? देखिए, जहां तक कि अब चुनाव है, बाय इलेक्शन हुआ है, उससे जाहिर है कि जो मुसलमान है वो अपना एक ऐसी पार्टी को दोबारा चुनना चाहता है जो पहले भी विश्वास कर चुका है। बहुजन समाज पार्टी जब जब भी सरकार में रही है, मुसलमानों के या किसी भी समाज के जो भी प्रॉब्लम्स रही है, बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण रूप से उसको लागू किया है और उनकी मदद की है। और अभी ये चुनाव ये साबित करता है कि पहले तो कहते हैं कि जो आजमगढ़ में कैंडिडेट खड़ा कर दिया इसलिए हम हार गए, आपका रामपुर में तो करा नहीं था, तो रामपुर में कैसे हार गए? तो मुसलमान सोच रहा है कि जिस सपा को हम वोट देते हैं वो सपा के नेता ना तो हमारी मदद करते हैं और ना ही हमारी समस्याओं पर वो सड़क पर आते हैं। एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो पार्टी सारे समय मुसलमान हो चाहे और भी ओबीसी हो, उनको साथ लेकर चलती है और उनका जो अधिकार है वो सुरक्षित एक ही पार्टी में, वो बहुजन समाज पार्टी में। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ मेरा एक सवाल है कि आप जो है सबको को साथ लेकर चलने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो मुस्लिम समुदाय से आरोप लगे वो ये लगे कि हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, मुद्दा चाहे हिजाब का हो, नकाब का हो, अजान का हो, हाल ही में बुलडोजर से जुड़े हुए भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। तो बहन जी हमेशा आप लोग क्या स्टैंड लेते हैं? आपको क्यों लग रहा है कि क्या सपा से मोह भंग हुआ है सिर्फ इसलिए मुसलमान आपके पास शिफ्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी ने हमेशा, हमारी पार्टी ने हमेशा जब जब भी शोषण हुआ है मुस्लिम के खिलाफ, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जब शोषण करती है सरकार, तो हमारी सरकार ने या हमारे जो पार्टी है उनके शीर्ष नेताओं ने सड़क पर उतर कर भी और ट्विटर के माध्यम से भी और वैसे भी हमने हमेशा उनका विरोध किया है। बहन जी ने आप देखेंगे हमेशा आवाज उठाने का काम करती है मुसलमान के प्रति। जब ये जो मौजूदा पार्टी है, जब जब भी इन मौजूदा पार्टी ने मुसलमान के खिलाफ या तो बुलडोजर चलाया है या उनके अधिकारों को मारने की बात की है या घरों को तोड़ने की बात की है, तो एक ही पार्टी ऐसी है, एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जो आवाज उठाती है। जब वो संसद में थी जब भी आवाज उठाती थी, आज बाहर है जब भी आवाज उठाती थी। हम ही लोग हैं जो सड़कों पर होते हैं। NRC होता था तो हम ही लोग थे। जब जब भी ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी रणनीति बनाती है या कोई षड्यंत्र करती है, तो बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनका साथ देती है। इसलिए जो मुस्लिम समाज है वो समझ रहा है आज कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारा अलायंस, नेचुरल अलायंस किसी से बन सकता है तो बहुजन समाज पार्टी से बन सकता है। और 2022 में मुस्लिम ने पूर्ण रूप से सपा को वोट देकर देख लिया है। अगर कोई विकल्प बन सकता है, अगर बीजेपी का कोई विकल्प बन सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में, तो बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। इसलिए जितने भी मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, या जितने भी संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ओबीसी, SC, दलित, माइनॉरिटीज के लोग,
वो सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखना कि एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बचेगी जो उत्तर प्रदेश में सही शासन दे पाएगी। ठीक है, बड़ा दावा आपने किया है कि समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ तो एक बार फिर से मुसलमानों ने बसपा की तरफ शिफ्ट किया है। मतलब अपनी पुरानी भरोसेमंद पार्टी जो पहले वोट आपको मिला करता था मुसलमानों का, उस ट्रैक पर एक बार फिर से आवाम सोच रही है, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। समीर सिंह भी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, यहां पर चर्चा ये चल रही है कि क्या समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर है उसमें जो M है यानी कि मुस्लिम समुदाय, वो अब अपना ऑप्शन खोज रहा है। आजमगढ़ और रामपुर के नतीजों को देखने के बाद, क्योंकि यहां दोनों ही जगह मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में रहती है, बेशक सपा ने आरोप लगाया कि बसपा की मदद से भाजपा जीती है, लेकिन अब ये जो मुस्लिम फैक्टर है, आपको क्या लग रहा है, जनता की सोच बदली है? क्या इसने भाजपा को वोट किया है? बसपा ये दावा करती है कि वोट हमें मिला है। देखिए आस्था जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक परिस्थिति को आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश हिंदू, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, बैकवर्ड फॉरवर्ड की परिस्थिति से बाहर निकला है। उत्तर प्रदेश विकास को वोट कर रहा है, उत्तर प्रदेश तरक्की को वोट कर रहा है, उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार को वोट कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था 2019 में, चुनाव हार गई सपा, तो सपा ने आरोप लगाया कि साहब बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। आप इस लोकसभा के चुनाव में देखिए, आजमगढ़ के अंदर बसपा लड़ रही थी तो ये कह रहे साहब हम बसपा के नाते जीत गए, और रामपुर में बसपा नहीं लड़ रही थी तो ये कहेंगे साहब बसपा नहीं लड़ रही थी इस नाते हम रामपुर जीत गए। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपनी अकर्मण्यता, अपने भ्रष्टाचार के शासन, अपराध के शासन और गुंडा और माफियाओं को संरक्षण देने वाली जो सरकार थी उस पर प्रायश्चित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के विकास के मॉडल, आप देखिए 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव में कानून का राज जो स्थापित किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, तो कुल मिलाकर विकास, कानून व्यवस्था, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप चुनाव में भी उतरे, एग्रेसिवली चुनाव प्रचार किया, और आपका ये दावा है कि इसी आधार पर जनता ने भाजपा को वोट देने का मन बनाया। अनुराग भदौरिया जी, मुस्लिम स्कॉलर भी ये मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने किया क्या। जितने मुद्दे उठे, चाहे वो आजान का रहा हो, हिजाब का रहा हो, बुलडोजर कार्रवाई का रहा हो, कहीं भी पार्टी नजर नहीं आई, और यही वजह है कि अब मुसलमान अपना ऑप्शन खोज रहा है। आपको लग रहा है आपके लिए खतरे की घंटी है? अच्छा, आप मुझे बोलने दीजिएगा, आप दूसरों के बीच में चुप रहती है, हमारे बीच में आप बोलेंगे, इसलिए आप भी कम से कम ध्यान रखिए अपोजिशन का। आपने देख लिया, मैंने आपको जैसे आपने मुझसे पूछा था, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था यहाँ बी टीम सी टीम बैठी हुई है। अब देखिए बी टीम, सी टीम, डी भी है। अब उनसे ये पूछो कि भाई आपको शिकायत सरकार से होनी चाहिए, तो उनको शिकायत समाजवादी से है, इसके मतलब सरकार के साथ कौन है पूरी डिबेट में आपने देख लिया। अरे आपको सरकार से शिकायत होनी चाहिए कि जिस तरह के लोकतंत्र पे ये हावी हुए, ठोको तंत्र हावी हुआ, हेरा फेरी तंत्र हावी हुआ, धोखा तंत्र हावी हुआ, शासन प्रशासन का जो यहाँ पे कहते हैं ना उसका दुरुपयोग तंत्र हावी हुआ, उस पर सवाल ही नहीं उठा रहे, सरकार के साथ खड़े। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये सरकार की बी टीम सी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और डी टीम भी है। ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ बोलने की। क्या पता नहीं क्या फिलहाल अपनी पार्टी के पक्ष में बोल दीजिए अनुराग जी। मेरा सीधा सा सवाल था कि आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक अब छिटक रहा है, मुस्लिम वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता है, इसका आप जवाब नहीं दे रहे, ABCD आप किए जा रहे हैं, हार पर आप मंथन करके उसकी ABCD बताते तो बात थी। मुसलमानों का कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। ये देखिए, आप मुस्लिम स्कॉलर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसको आपने बी टीम कहा वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। तो बीजेपी वाला नहीं बोल रहा है भैया, इतनी तेज तो बीजेपी वाला नहीं बोल रहा है जितनी तेज आप बोल रही है। मुझे लग रहा है अब तक ऑडियो नहीं पहुंच रही है, जिसको आपने बी कहा वो भी बोल रहे हैं, जिसको आपने सी कहा वो भी बोल रहे हैं। बीजेपी वाले को आपने बुलाया है तो आप नहीं, आपको तो मुसलमानों की वोट चाहिए, मुसलमानों से किसी अधिकार से कोई लेने देना नहीं है। मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, मगर आपकी सरकार कोई आंदोलन नहीं करेगी। पड़ता है बीजेपी से भी लड़ना पड़ता है, बी टीम। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। अनुराग जी, इससे लड़ने के बाद अनुराग जी आपके अल्फाबेट्स पूरे हो गए और हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुजीत सम्राट कुछ बोलना चाह रहे हैं।
मैं अनुराग जी से बोलना चाहता हूँ, अनुराग जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मुसलमानों की वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। आपके बदुआ मजदूर है क्या मुसलमान? जब मुसलमानों पर कोई आफत आती है तो आपके जो नेता हैं वो सड़क पर नहीं उतर के आते हैं, स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। आपको सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों की, तो कब तक देते रहेंगे मुसलमान आपको वोट? 2022 में दिया ना, देख लिया आपको कि आप ऑप्शन नहीं बन सकते हैं। ऑप्शन सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। इसलिए मुसलमान अपने पुराने घर में आना चाहता है। हम अनुराग जी, आपने उनको बी टीम कहा है, वो जवाब दे रहे हैं। आप कौन है? आपने बसपा को बी टीम कहा है, वो उसका जवाब दे रहे हैं। अरे बी टीम सी टीम है, इनको कुछ अरे नहीं आप करना कौन सी टीम है? आप बताओ ना, आप कौन सी टीम है? हैसियत नहीं है कि आके रोड पे आवाज उठाएं। आपकी क्या हैसियत है? अरे आपकी क्या हैसियत है? आप बताइए ना, अपनी हैसियत बताइए। आपकी हैसियत और औकात नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, इस तरह की भाषा का उपयोग मत करिए आप लोग एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग मत करिए, दोनों रुक जाइए। ठीक है, सुजीत सम्राट और अनुराग भदौरिया, आप दोनों ने अपनी अपनी बात पूरी कर ली, फजील अहमद को मैं लेकर आना चाहूंगी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। बात ध्यान से सुनिएगा फजील अहमद जी, यहाँ पर मुस्लिम वोटों को लेकर रस्साकशी हो रही है। समाजवादी पार्टी की बात भी आप सुन रहे हैं, वो अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी तरफ बड़ी दावेदार अपने आप को बसपा मान रही है। देखिए, बस हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब समाजवादी पार्टी ये कभी मुसलमान उनसे कोई सवाल नहीं करता था, चुपचाप उनके साथ खड़ा रहता था। लेकिन वो मुलायम सिंह यादव जी थे, जब मुसलमानों की समस्याओं पर हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं, आप देखिए, सहारनपुर की घटना हुई, कानपुर की घटना हुई, इलाहाबाद की घटना हुई, एक मुसलमान का घर तोड़ दिया गया। आप ठीक है, आप सरकार में नहीं है, लेकिन एक विपक्ष के नाते जो आप अपने समर्थकों, आपका घर तोड़ दिया था तो आप क्या करते? यदि अखिलेश यादव जी को जेल में डाल दिया जाए तो आप क्या करते? या भदौरिया साहब के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए तो आप क्या करते? जिस तरह की घटना आपके साथ हो जाए, यदि मुसलमान दोषी है नहीं है, आपका वो वोटर है, समर्थक है, जिस तरह से वहां कानपुर के 2 विधायक सोलंकी और वाजपेयी जी, ये दोनों लोग वहां से भाग खड़े हुए और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे हालात में मुसलमान जेलों में सड़ाए जा रहे, बेगुनाहों को जेलों में डाल रहे, तो किसके को भरोसा करे? कौन हमारा साथ देगा? भाजपा तो हमको नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है। समाजवादी पार्टी को हम अपना एक छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी समझते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ। बी टीम कौन है भैया? आपसे हम क्या उम्मीद करते हैं? आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहिए। आप अब चाहे बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, आपके पास है क्या कहने को? आपके पास बचा क्या है कहने के लिए? अरे आपका धंधा यही है, सरकार के खिलाफ बोलने की हैसियत में नहीं हो, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हो। अनुराग जी, सवाल एक मिनट। अनुराग जी, देखिए, मुस्लिम स्कॉलर है फजील अहमद, और उन्होंने आपसे एक वाजिब सवाल पूछा है, वो ये कि हमने समाजवादी पार्टी को अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मान करके उस पर भरोसा किया था, लेकिन मुसलमान क्या सिर्फ जेल में सड़ने के लिए हैं? हमारे मसाइलों पर कोई बोलने वाला नहीं है, हमारा सिर्फ वोट चाहिए। देखिए ये जो कुछ लोग, चुनिंदे लोग जो टीवी डिबेट में आते हैं, ये सब बीसीटी भारतीय जनता पार्टी की। अगर बीजेपी की तरफ से नहीं बोलेंगे तो आप पहले इनसे पूछ लेते होगे, ए भैया तुमको समाजवादी को गाली देनी है तभी बुलाएंगे, वरना बुलाएंगे नहीं डिबेट में। अनुराग जी, ये सब जनता सुन रही है, एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। शुरू से लेकर अंत तक एक सवाल लगातार आपसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब आपने नहीं दिया है, और यही शिकायत मुसलमानों की है कि उनके मुद्दों पर आप चुप्पी साध जाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। तुमको इनको भदौरिया, तुमको शर्म नहीं आता? समाजवादी पार्टी, आस्था जी सुनिए, अरे शर्म करो भदौरिया, ये कहते हुए कि ये बी टीम है या सी टीम है। बी टीम तो तुम हो बसपा के नाते तुमको जीत मिली। अखिलेश यादव भी आजमगढ़ हार जाते अगर बसपा से समझौता न होता। कन्नौज तुम हार गए, फिरोजाबाद हार गए, कौन सी सीट जीते थे? कौन सी सीट जीते थे 2019 में? बताओ ना हमको। अगर बसपा से समझौता नहीं होता तो तुम आजमगढ़ भी हार जाते। रुक जाइए समीर सिंह जी, रुक जाइए। अनुराग भदौरिया बात पूरी कर लें। अनुराग जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, समीर सिंह जवाब देना चाहते हैं। एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए अनुराग भदौरिया, क्योंकि फिर समीर सिंह बोलना चाहते हैं। नहीं सुनो, हम समाजवादी लोग, सुनिए, हम समाजवादी लोग समाज के विकास की राजनीति करते हैं। मैं समीर सिंह से पूछना चाहता हूं, समीर सिंह की अगर हैसियत औकात है
तो समीर सिंह बताएं कि उन्होंने वहां आजमगढ़ में कौन सा काम किया है और किस काम पे इन्होंने वोट मांगा है। ठीक है, ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, अब समीर सिंह जवाब देंगे। समीर सिंह बताइए, आजमगढ़ में भाजपा की जीत हुई है तो सपा की तरफ से यह सवाल है कि आपने कौन सा पहाड़ तोड़ा है, क्या काम किया है? ये सीट तो सपा की थी, यहाँ से अखिलेश यादव सांसद थे। समीर सिंह 20 सेकंड, उसके बाद सुजीत सम्राट। रामपुर में किया है, ठीक है, अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। हमने खोला, आस्था जी, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय हमने खोला, एक्सप्रेसवे हमने बनाया। ये समाजवादी नहीं है, ये अवसरवादी है, ये गुंडावादी है, ये माफियावादी है, ये अवसरवादी है। बसपा से समझौता ये करते हैं और बी टीम हमको बताते हैं। अगर बसपा से समझौता न करते तो अखिलेश यादव लोकसभा नहीं जा पाते। अनुराग भदौरिया, और क्यों नहीं गए? हैसियत थी तो क्यों नहीं प्रचार करने गए आजमगढ़? क्यों नहीं गए चुनाव प्रचार में? वहाँ से सांसद थे, आजमगढ़ के लोगों का वोट। आपने सवाल पूछा, उनका जवाब तो शांति से सुन लीजिए। प्रचार करने क्यों नहीं गए अखिलेश यादव? कौन से काम पे वोट मांग लिया? अनुराग भदौरिया, विश्वविद्यालय हमने खोला है, सड़क गई। ठीक है अनुराग जी, वोटिंग से पहले जब तक आप ये सवाल उठा रहे थे कि कौन सा काम किया है आजमगढ़ में और रामपुर में, तो बात समझ आ रही थी, लेकिन अब जनता ने फैसला सुना दिया। अब हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। समीर जी ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपने बता दिया क्या काम आपने किया नहीं किया, ठीक है। सुजीत सम्राट कुछ कहना चाह रहे थे। अनुराग जी शांत हो जाए। सुजीत सम्राट पूछिए इनसे, जो आजमगढ़ को बोलने वाले आतंकवादियों का अड्डा है, ये बोलो बात। ये भदौरिया जो कह रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, फैसला सुना दिया है और हम उससे आगे की बात कर रहे हैं और चर्चा को इधर उधर मत भटकाइए। सुजीत सम्राट, दलित मुस्लिम ओबीसी के साथ में इन्होंने क्या किया है? जब इनकी सरकार थी तो दलितों के डिमोशन करने का काम इनकी सरकार ने किया था, और जो बिल था प्रमोशन में रिजर्वेशन को फाड़ा किसने? इनकी सरकार ने फाड़ा। अब मुस्लिम पर जो ये अत्याचार हो रहा है, ये मुस्लिम की वोट चाहिए इनको और मुस्लिम की औकात दिखाने का काम करते हैं ये प्रवक्ता साहब। तो ये इनको अच्छी तरह पता लग गया है, दलित मुस्लिम ओबीसी माइनॉरिटीज को सबको पता लग गया है कि यहाँ सिर्फ वोटों चाहिए इनको, इनके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, इनके जो मुद्दे हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है समाजवादी पार्टी को। अब सबने मन बना लिया है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, मुस्लिम समाज के भाई हो, कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो विचार की पार्टी है, जो कैडर की पार्टी है। वहीं हम जाकर अपनी ताकत बनाएंगे और एक ऑप्शन बनने का काम करेंगे। तो अब इनको चिढ़ लग रही है, अब ये सबकी औकात निकाल रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के जो भाई बैठे हुए हैं उनकी भी औकात दिखा रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। कैसे बीजेपी को मजबूत करें, इसके बारे में काम करती है। आपका काम तो खाली बीजेपी को मजबूत करने का है। आप तो विधानसभा में कहाँ भाग गए थे, पता नहीं चल रहा था। आप तो चुन चुन के टिकट दे रहे थे कि कहाँ समाजवादी को हरा सकते हैं। वो बीजेपी वाले ये आपको बता रहे थे टिकट कहाँ देनी है। आपको सब पता है ना। अरे अनुराग जी, टीवी पर बैठने से पहले तुम्हारी भी जमानत जब्त हो चुकी है। आपके नेता क्या कहते हैं? आपके नेता महिलाओं को क्या बोलते हैं? आपके नेता रेप केस पे क्या बोलते हैं महिलाओं को? तो आपको समझना पड़ेगा उन चीजों को। बहुजनवादी नहीं हो, बहुजनवादी होते तो बहुजन की समस्या का समाधान करते। बीजेपी वादी अनुराग जी, चुनाव में समाजवादी पार्टी की बुरी तरह हार हुई है, वो भी उन सीटों पर जो आपकी प्रतिष्ठा का विषय थे। वो दिखाई दे रही है। मत लड़िए या मैं खास विषय पर बात कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द रहिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है सुजीत सम्राट, समीर सिंह शांत हो जाइए। आप दोनों ने अपनी बात रखी। अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि डिबेट को मुझे क्लोज करना है 2 मिनट के अंदर, आप तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन अब बसपा का मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बन चुका है। देखिए, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी बी टीम हो गई है। उसका काम है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो। बहुजन समाधि नहीं हुई है, अब हो गई है बीजेपी। मुस्लिम बसपा में क्यों चला गया? मुस्लिम बसपा में क्यों चला गया? अनुराग जी, इस सवाल को आप गंभीरता से ना ले रहे हैं ना, इसका जवाब दे रहे हैं। बोलने तो दीजिए। कोई जवाब नहीं है इन पे कोई जवाब नहीं है। ये तो बहुजन समाज पार्टी के पीछे पड़े हुए, कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी को बहुजन भी वोट देने वाला नहीं है। जो एक सीट इनकी आई थी, बिल्कुल वोट देंगे। एक सीट आई है, शर्म भी नहीं आती है। आपके अखिलेश यादव जी भी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की वजह से गए थे। आपके अखिलेश यादव जी भी बहुजन समाज पार्टी की वजह से लोकसभा में गए थे। आपको पता होना चाहिए वाली बात। बीजेपी गाड़ी को धक्का लगाते हैं। ए भैया बीजेपी वाले, लो हमारा धक्का, हम तो अंडा हैं।
तुमको धक्का दे रहे हैं किसी तरह से। तो एक बात बताइए, तो आप तो बीजेपी के बी टीम बन के रह गए। एक बात बताइए, क्या बहुजन समाज पार्टी ने, आपको हार दिखाई दे रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी ने जबरदस्ती मुसलमानों का वोट ले लिया? अपने मन से ही ना कोई वोट करके आया होगा। रामपुर में भाजपा को और आजमगढ़ में बसपा को। आप इस बात पर क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों नहीं बोल रहे? भदौरिया जी, मुस्लिम क्यों चिपक रहा है आपसे? आप मिले हुए हैं, ये आपके लिए गंभीर प्रश्न है या नहीं? को धोखा देने का काम कर रहे हैं आप मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब मुसलमान जाग रहा है, मुसलमान के नौजवान लोग जाग रहे हैं, आपके चेहरों को पहचान रहे हैं मुसलमान। आप बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि सपा के लिए ये चौतरफा आत्म मंथन का वक्त है, क्योंकि ओपी राजभर और पल्लवी पटेल, उन्होंने भी कह दिया, जो कि उनके गठबंधन में थे समाजवादी पार्टी के साथ, कि एसी से निकलकर अब ग्राउंड पर लोगों की नब्ज भांपने का वक्त है। एसी में बैठकर पॉलिटिक्स अब नहीं चल पाएगी। उसके अलावा आजम खान और अखिलेश यादव का जो अंतर्द्वंद है, वो भी एक वजह माना जा रहा है कि रामपुर और आजमगढ़ में मैसेज सही नहीं गया, चुनाव प्रचार के लिए सीनियर लीडरशिप नहीं आई, और सबसे बड़ी बात वो ये कि दोनों ही जिलों की जो मुस्लिम आबादी थी उसने बसपा या फिर भाजपा पर शिफ्ट किया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी अनुपम का। शुक्रिया आस्था। तो आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर के बारे में दर्शकों को जानकारी दे दें। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, सीएम आवास पर बड़ी बैठक, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल है, स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम आवास पर इस वक्त ये बड़ी बैठक लगातार जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही है कि आखिर कौन यूपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लगातार पिछले कई दिनों से कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन इस बीच यहां पर अब जो मंथन हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस मंथन में मौजूद हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यह बैठक है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि किसके नाम पर इस बैठक में मोहर लगती है और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो तमाम नाम चर्चा में चल रहे थे उनमें से किसी नाम पर मोहर लगती है या फिर कोई नई चेहरे को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। अनामिका, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको बैठक के बारे में? देखिए, बड़ी खबर यह है कि 5KD पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसको देखते हुए अगर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण यह है जानना कि चुनाव के बीच में जब 2022 के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसके 3 महीने पहले ही जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन चूंकि चुनाव थे, आपाधापी थी, इस वजह से उस वक्त इसको चेंज नहीं किया गया, किसी भी नए नाम का ऐलान नहीं किया गया। स्वतंत्र देव सिंह की निगरानी में चुनाव करवाए गए, पार्टी को उसका फायदा भी हुआ। लेकिन चूंकि बीजेपी में एक नियम है कि एक व्यक्ति और एक पद, स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल सरकारी मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास है। लिहाजा चुनाव खत्म होने के बाद से ही लगातार बहुत सारे नाम हवा में घूम रहे हैं, जिसको लेकर हर बार चर्चा होती है और माना यह जाता है कि एक हफ्ते के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म हुए भी 3-4 महीने हो गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी बिल्कुल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो किन किन नामों पर मंथन हो रहा है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से कई नाम चर्चा में चल रहे थे। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी दिल्ली गए हुए थे द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए। और चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी विधायकों की है, लिहाजा क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से वोटिंग होगी, क्या वहां पे कैलकुलेशन कहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, वो भी डिस्कशन चल रहा है। और जहां पे आपने सवाल पूछा उन नामों को लेकर, जिन नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, तो माना यह जा रहा है कि चूंकि बिल्कुल रामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आइए अब देखते हैं यूपी यूके एक्सप्रेस 100।